students, today we will discuss Carnot's engine. Today we have studied about Carnot's theorem. Today Carnot's engine. Carnot's conceived a theoretical engine which is free from all defects of practical engine. कार्नोट्स ने एक ऐसा इंजन डिवाइज किया, थ्योरेटिकल इंजन, जो कि सभी प्रैक्टिकल डिफेक्ट्स मीन्स जितने भी हीट इंजन हैं वो सारे इंजन में ड्यू टू कंडक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन, रेडिएशन क्या होता है, उसमें उसका हीट लॉस हो जाता है, यानी जितना हीट सप्लाइड करते हैं उतना वर्क डन नहीं हो पाता है. लेकिन कार्नोट जो डिवाइज किया थ्योरेटिकल इंजन वो ऑल डिफेक्ट्स से फ्री है. इट्स इफिशियंसी इज मैक्सिमम एंड इट इज एन आइडियल हीट इंजन. अब इसका हम डायग्राम देखते हैं कि कार्नोट्स इंजन देखिए, ये कार्नोट्स इंजन में ये एक सिलेंडर है जिसमें वर्किंग सब्सटेंस रखा हुआ है. इसमें ये पिस्टन हो गया इसका, दिस इज अ स्टैंड, और इसका ये सरफेस जो है दिस इज इंसुलेटिंग सरफेसेस, ये इसका इंसुलेटिंग सरफेस है. और दिस इज सोर्स ए हुज सरफेस इज कंडक्टिंग और इट इज एट टेम्परेचर T1. और नेक्स्ट दिस इज सिंक एट टेम्परेचर T2, और इसका भी अपर सरफेस जो है वो कंडक्टिंग है. तो दिस इज द डायग्राम ऑफ कार्नोट्स इंजन. कार्नोट्स इंजन डायग्राम इज shown in this figure. Now place the engine containing substance over source at temperature T1. The working substance is also at temperature T1. Its pressure is P1 and volume is V1. अब ये जो है इसमें एक देखते हैं कि इसमें 4 स्टेप, इंजन में एक्चुअली 4 स्टेप्स होते हैं, और इसको जो है हम लोग इस साइड में देखिए डायग्राम में यहाँ दिखाया गया है 4 स्टेप्स. पीवी इंडिकेटर डायग्राम है. इस डायग्राम में कार्नोट्स इंजन का जो प्रोसेस होता है उसको दिखाया गया है. तो मान लिया कि H1 हीट जो है सप्लाइड होता है जो टेम्परेचर T1 पर है, और तब इससे क्या होता है, ये देखिए यहाँ पॉइंट A है जहाँ की प्रेशर क्या है P1 है और वॉल्यूम V1 है. और ये पॉइंट B जो है प्रेशर P2 वॉल्यूम V2. इसमें वॉल्यूम इंक्रीज करता है और प्रेशर डिक्रीज करता है. जब पिस्टन को हम धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाते हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर घटेगा. और ये आइसोथर्मल स्लोली करते हैं, आइसोथर्मल चेंज होता है. तो आइसोथर्मल चेंज में हम लोग पीछे के क्लास में पढ़े हैं कि ये वर्क डन देखिए होगा. तो वर्क डन फ्रॉम A टू B आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए W1 बराबर इंटीग्रेशन V1 टू V2 PdV दैट इज इक्वल टू RT1 log V2 by V1. और दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया ABGE. ये डॉटेड लाइन से कर दिए. ये दिस एरिया रिप्रेजेंट्स फ्रॉम A टू B. ये देखिए H1 हीट एब्जॉर्व किया है, टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 V1 है पॉइंट A, और पॉइंट B पर P2 V2. आइसोथर्मल चेंज होता है. आइसोथर्मल चेंज में क्या होता है, टेम्परेचर नॉट चेंज. अब इस इंजन को क्या करते हैं, वो जो डायग्राम पीछे दिखाए थे उसको स्टैंड पर प्लेस्ड करते हैं, जिसका कि इंसुलेटिंग टॉप है. अब डिक्रीज करते हैं प्रेशर ऑन वर्किंग सब्सटेंस, द वॉल्यूम इंक्रीजेज, द प्रोसेस इज एडियाबैटिक. अब इसमें क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है. एडियाबैटिक में क्या होता है कि ये इंटरनल मतलब द वर्क इज डन बाय द वर्किंग सब्सटेंस एट द कॉस्ट ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी. द टेम्परेचर फॉल्स, इसमें टेम्परेचर घटता है, एंड द वर्किंग सब्सटेंस अंडरगोज एडियाबैटिक चेंज फ्रॉम B टू C. और B टू C जो ग्राफ में दिखाया गया है ये एडियाबैटिक चेंज दिखा रहा है. तो वर्क डन फ्रॉम B टू C कितना हो जाएगा, तो W, चूँकि एडियाबैटिक चेंज के लिए हम लोग जानते हैं PV गामा बराबर कांस्टेंट होता है, PV गामा इजकल टू कांस्टेंट. अब इसको पुट करते हैं तो W2 यदि वर्क डन फ्रॉम B टू C मान मिलते हैं तो W2 इजकल टू हो जाएगा. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया BCHG इन दिस ग्राफ. इस एरिया से
तो इस तरह से देख लिया हम A to B, B to C। अब फिर जो है उस इंजन को हम लोग अब सिंक पर रखते हैं। थर्ड स्टेप, 2 स्टेज हो गया। प्लेस इंजन ऑन सिंक एट टेम्परेचर T2, जो टेम्परेचर T2 जिसका है सिंक का, पीछे हम लोग देखे थे। अब इंक्रीज, फिर प्रेशर इंक्रीज करते हैं एंड प्रोसेस इज आइसोथर्मल। इसमें फिर ये प्रोसेस जो है आइसोथर्मल होता है, वही C to D, फाइनली पॉइंट C to D रिच्ड एंड वर्क डन फ्रॉम ये जो है यहाँ से C to D ये पॉइंट पहुँचता है। वर्क डन फ्रॉम C to D, ये C से D तक जो वर्क डन होगा, C ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, इसमें देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। तो W3 जो होगा V3 V4 PdV, और इसको कैलकुलेट करते हैं -RT2 log V3 by V4। और ये निगेटिव साइन इंडिकेट्स वर्क इज डन ऑन वर्किंग सब्सटेंस, ऑन वर्किंग सब्सटेंस। नाउ प्लेस इंजन ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड। अब उसको क्या करते हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड पर प्लेस करते हैं। इंक्रीज प्रेशर, वॉल्यूम डिक्रीजेज, द प्रोसेस इज कंप्लीटली एडियाबेटिक, टेम्परेचर राइजेज एंड पॉइंट ए इज रिच्ड। उसके बाद क्या होता है, फिर डी से यहाँ ये पॉइंट ए D to A, ये फिर जो है एडियाबेटिक होता है चेंज। इसमें जो वर्क डन हो जाएगा वो फिर निकाल लेंगे। ये V4 से V1 इंटीग्रेशन PdV, और ये निकाल, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया DFEA। DFEA इस एरिया से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से ये 4 देख लिए स्टेप। A to B आइसोथर्मल, B to C एडियाबैटिक, C to D आइसोथर्मल अगेन एंड D to A एडियाबैटिक। अब W2 एंड W4 ये वर्क डन है, आर इक्वल एंड अपोजिट एंड कैंसिल ईच अदर। W2 और W4 जो हो गया ये और ये वाला वर्क डन, वो कैंसिल ईच अदर। सो नेट वर्क डन बाय द वर्किंग सब्सटेंस इन वन कंप्लीट साइकिल, नेट वर्क डन जो है किससे होगा, एरिया ऑफ ABCD से हम इसको, द नेट वर्क डन बाय द वर्किंग सब्सटेंस इन वन साइकिल कंप्लीट साइकिल इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD। अब इसका एरिया ऑफ ABCD निकाल लेंगे। नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द वर्किंग सब्सटेंस H1 - H2, नेटवर्क डन, नेटवर्क कितना हुआ W1 W, चारों इक्वेशन जो निकाले थे W2 W3 सबको ऐड कर देंगे। अब इसको ऐड करने पर W बराबर इतना आता है हमारा इक्वेशन नंबर 5, RT1 log V2 by V1 minus RT2 log V3 by V4। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। पॉइंट A and D are on same adiabatic। A and D, points A and D are on same adiabatic, so T1 V1 gamma minus 1 is equal to T2 V4 gamma minus 1, और this much equal to T2 by T1 बराबर V1 by V4 to the power gamma minus 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। और पॉइंट्स B and C, B और C भी जो है वो सेम एडियाबैटिक में है, तो T1 इसमें जो निकाले तो T2 by T1 जो होगा वो V2 by V3 टू द पावर गामा माइनस 1 इतना होता है। तो देखिए ये इक्वेशन T2 by T1 जो है वो V1 by V4 टू द पावर गामा माइनस 1, और ये T2 by T1 इक्वल टू V2 by V3 टू द पावर गामा माइनस 1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस इज 7। अब देखिए ये दोनों तो सेम है, तो इस तरफ दोनों को इक्वेट करेंगे और तब ये रिजल्ट देखिए मिलता है हमको कि V1 by V4 टू द पावर गामा माइनस 1 बराबर V2 by V3 टू द पावर गामा माइनस 1, एंड दिस इम्प्लाइज V1 by V4 इक्वल टू V2 by V3। फिर इसको अरेंज कर देंगे तो V2 by V1 इक्वल टू V3 by V4। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 हम लोग जान रहे हैं कि W बराबर RT1 log V2 by V1 माइनस RT2 इतना होता है, और दिस मच इक्वल टू W बराबर मैंने H1 माइनस H2, यानी वर्क डन जो हो गया, हीट सप्लाइड जो हम किए थे
और जितना उसमें माइनस करेंगे उतना ही वर्क डन हुआ, H1 माइनस H2। अब देखिए इफिशियंसी जो होता है, इफिशियंसी कोई इंजन का इफिशियंसी यूजफुल आउटपुट बाय इनपुट। इफिशियंसी दक्षता क्या होगी, यूजफुल आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, यानी W बाय H1। W हो गया आउटपुट, यानी वर्क डन जो हुआ वही आउटपुट हुआ ना, इनपुट हुआ H1, इतना H1 हम सप्लाई किए हैं एनर्जी, तो हीट इज सप्लाइड फ्रॉम सोर्स फ्रॉम A to B ओनली, तो H1 इजकल टू RT1 log V2 बाई V1, ईटा बराबर W वर्क डन बाई H1, और W बराबर यहाँ देखिए H1 माइनस H2 है, पुट कर देंगे H1 माइनस H2 बाई H1, और दिस मच इक्वल टू कितना हो जाएगा, वैसे भी डिवाइड कर देंगे तो ये 1 माइनस H2 बाई H1 ईटा इफिशियंसी, तो ईटा बराबर 1 माइनस T2 बाई T1। तो द कार्नोट्स इंजन इज परफेक्टली रिवर्सिबल, ये दिस इंजन इज परफेक्टली रिवर्सिबल इंजन है, और इट कैन बी ऑपरेटेड इन रिवर्स डायरेक्शन, इट कैन बी ऑपरेटेड इन रिवर्स डायरेक्शन ऑल्सो, तो देन इट वर्क्स एज ए रेफ्रिजरेटर। तो वही हीट इंजन जो है वो रेफ्रिजरेटर के रूप में यूज होता है, जब रिवर्स में काम करता है तो गर्म को ठंडा करता है। द कार्नोट्स इंजन परफेक्टली रिवर्सिबल एंड इट कैन बी operated in reverse direction, then it works as a refrigerator. All practical engine have an efficiency less than Carnot's engine। और जितने भी प्रैक्टिकल इंजन हैं, जबकि प्रैक्टिकल इंजन में हम लोग बता रहे हैं ना, ड्यू टू कंडक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू रेडिएशन हीट लॉस होता है, और जितना हम लोग एनर्जी सप्लाई करते हैं, जितना इनपुट देते हैं उतना आउटपुट नहीं होता, आउटपुट लेस होता है। और ड्यू टू ये कोई भी चीज़ देखिए, ट्रांसफार्मर है, जितना एनर्जी उसमें भी सप्लाई होता है उतना वर्क डन में कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है, तो इस तरह। लेकिन ये कार्नोट्स का जो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकली उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है 100% वर्क डन होता है, लेकिन जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं पाया जाता है, पावर जितना हम सप्लाई करते हैं उतना वर्क डन नहीं होता है, कुछ लेस हो जाता है। थैंक यू। ये हो गया आपका कार्नोट्स इंजन।